नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक और बहुत दिलचस्प घटनाक्रम की, जिसमें सीबीएसई ने कोविड के समय में बच्चों पे पड़ रहे बर्डन को देखते हुए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टांसेस हैं कि स्कूल नहीं खुले हैं, ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं जहाँ संभव है, उसमें मतलब 30% कोर्स डिलीट किया है। उन्होंने रेशनलाइज शब्द नहीं बोला है, उन्होंने बाकायदा डिलीट बोला सुबह। और जिस डिलीट में दे मीन्स लाइक मेनी ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री वांट सेकुलरिज्म डिलीटेड, दे ओब्लाइज्ड, उन्होंने सेकुलरिज्म डिलीट किया, साथ में डेमोक्रेसी भी डिलीट कर दी, साथ में सिटीजनशिप भी डिलीट कर दिया। सो डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप डिलीट करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आज उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हों तो चैनल को जरूर फॉलो करें, समराइज्ड वीडियोस को लाइक करें, अपने समूहों में साझा करें। सो कमिंग बैक टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसका फर्क क्या पड़ेगा। यू वांटेड सेकुलरिज्म डिलीटेड, फाइन, यू गॉट डेमोक्रेसी डिलीटेड एज अ baggage, means like as a package rather, not even baggage। ये पैकेज वो क्यों होता है उस पर अभी आते हैं, लेकिन इसके निहितार्थ क्या हैं, इसके इम्प्लाइड मीनिंग्स क्या हैं, और इसमें और कहाँ कहाँ पे क्या क्या झोल है। सो आप ये देखें कि मतलब जो अच्छा सीबीएसई ने देर शाम होते होते दावा किया कि वो विषय डिलीट नहीं किए गए हैं, ऑल्टरनेटिव स्कूल कैलेंडर में वो पढ़ाएंगे उनको, ये उनका शाम आते आते का दावा है, पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव अकेडमिक कैलेंडर। उन्होंने कहा है कि मतलब ये चैप्टर्स डिलीट नहीं, बट इफ़ यू गो एंड चेक सीबीएसई वेबसाइट, उनका जो अपना अनाउंसमेंट है वो इन सारे विषयों को बाकायदा डिलीट की लिस्ट में रखता है। सो पहला इम्प्लीकेशन तो बहुत साफ कि आप क्या क्या हटाया गया है। अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या हटाया गया, तो पॉलिटिकल साइंस से सेकुलरिज्म हटाया गया है, वो समझ में आता है। दैट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एजेंडा ऑफ आरएसएस फैमिली, बहुत दिन से मतलब उनका एक ये रहा है। साथ में क्या हटा दिया है, साथ में डेमोक्रेसी हटा दिया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब वही जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन जिसमें आपको बोलने का हक हो। अगर आप याद करें जब आरटीआई आई थी तो उसने कितना कमजोर किया था भ्रष्टाचार वगैरह को, क्यों? क्योंकि जनता को एक और चैनल मिला था। लेकिन अगर आप ये सब पढ़ाया ही नहीं जाएगा आपको, तो फिर आप करेंगे क्या। डेमोक्रेसी के साथ क्या हटाया, डेमोक्रेसी के साथ फेडरलिज्म भी हटा दिया। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, इंडिया दैट इज इंडिया दैट शैल विल बी इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज कभी कभी होता है आप इतने बुनियादी आर्टिकल 1 भी भूल जाते हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज। इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स हैं मतलब बाकायदा लोकतंत्र ने, हमारे जो आज़ादी के पुरखे हैं जिन्होंने लड़ के आज़ादी दिलाई, उन्होंने भारत की जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, उत्तर प्रदेश के जो नियम हैं वो तमिलनाडु पे नहीं चल सकते क्योंकि कल्चरली इतना डिफरेंट मामला है। नागालैंड के जो नियम हैं वो गुजरात पे नहीं चल सकते क्योंकि एक तरफ मतलब नागालैंड जो मतलब 99% मांसाहारी है, और एक तरफ गुजरात है मतलब जो जिसकी एक बड़ी आबादी बिल्कुल शाकाहारी है, और वो तो मतलब जयनगर तक पहुंच जाए। तो आप इन दोनों को क्रिमिनल लॉ में तो आप एक में रख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हत्या दोनों में कहीं हो, या चोरी कहीं हो, या धोखेबाजी कहीं हो, तो यू कैन ट्रीट देम इक्वली। बट ये आप सिविल लॉ में उनको एक कैसे कर सकते हैं। एक ट्राइबल कल्चर है, एक आदिवासी कल्चर है, जिसका लैंड जो डिवीजन है उसकी पूरी जो मतलब परंपराएं हैं वो बाकी देश के तमाम हिस्सों से एकदम अलग है। और इसीलिए जो 3 सूचियां होती थी, अगर आपको याद हो, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों मतलब जिसमें स्टेट लिस्ट पे सेंटर कानून नहीं बना सकता जब तक 2/3 स्टेट्स ना चाहें। स्टेट्स अपनी लिस्ट के विषयों पे अपना कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, और दोनों आपस में इंगेज कर सकते हैं। फेडरलिज्म हटाया, और क्या हटाया, और लोकल गवर्नेंस भी हटा दी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पे मतलब के दावे पे आए हुए लोग
जब ये हटा देते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। और भी मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या मतलब हटाया गया। डेक्कन राइट्स कमीशन हटाया, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट हटाया, सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर हटा दिया, स्ट्राटिफिकेशन हटा दिया, बेसिकली जो श्रेणीबद्धता है, जो हायरार्कीज है, जो समाज में ऊंच नीच है, वो हटा दिया। इन्वायरमेंट और सोसाइटी हटा दिया। बेसिकली वो तो समझ में आता है कि मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ ही नहीं। तो अगर ये जो मतलब जो हटाने का एक ये है, इसका पहला इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। आप अपने सिलेबस से, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि इस देश में बहुत लोग हैं जो सिलेबस से सेकुलरिज्म हटाना चाहते थे। आज उनको हो सकता है थोड़ी खुशी हो रही, बट व्हेन दे वुड गेट टू नो कि साथ में लोकल गवर्नेंस भी हट गई है, डेमोक्रेसी भी हट गई है और फेडरलिज्म भी हट गया है, मतलब बहुत सारा एक जो तानाशाही की तरफ बढ़ने वाला है कि बच्चों को ये पता ही ना हो कि डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं भी होती हैं, फेडरलिज्म भी कुछ होता है, संघीयवाद जिसमें सारे अधिकार किसी एक सत्ता में नहीं होते, लोकल गवर्नेंस जैसा कुछ होता है जो ऑटोनॉमस होती है अपने विषयों पे। तो वो किधर का रास्ता है वो दूसरी बात है, लेकिन एक दूसरी तरफ का भी रास्ता है। और वो दूसरी तरफ का रास्ता क्या है? आप अपने देश के सिलेबस से जो मर्जी चाहे हटा सकते हैं, लेकिन भारत की आबादी का एक हिस्सा है, क्रेम द क्रेम, फ्रेंच कुछ शब्द है, मैं ठीक से कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाया उसको जिंदगी में, उच्चारण उसका मैं नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऐसा है कि मतलब जो सबसे क्रीम का जो क्रीम है, जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन जो सार्त्र के विश्वविद्यालय में भी जाता है, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाता है, उनके यहाँ पढ़ाई करता है। ऑफ कोर्स हार्वर्ड से हार्वर्ड तक का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है। तो ये बच्चे जो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, लोकल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब पढ़े बिना जब वो ऑक्सफोर्ड का एंट्रेंस देंगे, जब वो वहाँ पे अपनी मतलब एडमिशन के लिए अपना सबमिशन करेंगे, डू यू रियली थिंक दे वुड क्वालिफाई इवन द फर्स्ट हर्डल? तो बेसिकली जब आप अपना सिलेबस बदलते हैं तो आप अपना बदल सकते हैं। आप बदलने को जेएनयू का भी सिलेबस बदल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12वीं में 11वीं में पॉलिटिकल साइंस के ऐसे मूलभूत सिद्धांत बिना पढ़े आगे जाएंगे, पढ़ा क्या रहे हैं अभी आप वो देखिए, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वाज लाइक फॉर विच डेमोक्रेसी कुड बी एक्ट, मतलब ठीक है। तो पहला तो मतलब कि आपका जो सबसे बेहतर हिस्सा है आपके छात्रों का, जो बाहर के देशों में भी जाना चाहता था, जो क्वालिफाई भी करता था, जिसने बहुत नाम कमाया, हम लोगों के अभी के ज़्यादातर जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, अभिजीत बनर्जी से लेकर के अमर सेन तक, भारत से पढ़ाई की शुरुआत करके, लेकिन वो बाहर भी गए। भारत मतलब दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में अभी भारत की शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ अभी बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में जो आप बेस्ट में पढ़ना चाहने वाले जो छात्र थे एंड हु वर कैपेबल, पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि वो मूल सिद्धांत पढ़े बिना, हमारे एक केमिस्ट्री के टीचर थे बड़े मस्त, वो हमेशा बोलते थे फंडामेंटल्स क्लियर रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माई स्कूल डेज, फंडामेंटल्स क्लियर रहने चाहिए। अब आप केमिस्ट्री में पीरियडिकल चार्ट नहीं पढ़ाइए, आप केमिस्ट्री में ये नहीं बताइए कि मेटल क्या होता है, ये क्या होता है। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं बताइए। मैथ्स में आप नंबर नहीं बताइए। आप बोलिए कि हम नंबर नहीं पढ़ाएंगे, हम अलजबरा पढ़ाएंगे, हम जीरो नहीं पढ़ाएंगे मैथ में, हम अलजबरा पढ़ाएंगे, a+b²। तो वो मतलब आजकल जो नया कुछ टू ये भी एक सिद्धांत आ ही चुका है। तो ये फंडामेंटल्स पढ़े बिना पढ़ पाए, जिनको फंडामेंटल्स पढ़ाया ही नहीं गया, वो बच्चे जब जाएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, किसको क्या बताएंगे, क्या क्वालिफाई करेंगे? ये पहला। दूसरा, इससे भी एक इंटरेस्टिंग हुआ कि बिजनेस स्टडीज में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी हटा दी।
सबसे पहले तो मुझे तब आश्चर्य हुआ था जब नोटबंदी के डिमोनेटाइजेशन के 1 साल के अंदर ही आप उसको कोर्स में ले आए, जब आपको लग रहा था कि बहुत बड़ी कुछ सफलता हमने हासिल कर ली है, कुछ हार्ड वर्क से दुनिया को हिला दिया है, तब तो आप उसको कोर्स में ले आए। फिर उसको आपने कोर्स से हटा दिया, जीएसटी को भी आपने कोर्स से हटा दिया, 2 बहुत बड़ी सफलताओं को। तो 2 बातें हैं कि जब आप सेकुलरिज्म हटा रहे हैं, डेमोक्रेसी हटा रहे हैं, तो हमको एक रीजन समझ में आता है। जब आप जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन समझ में आते हैं तो सारी दुनिया को रीजन समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है। लेकिन फिर वही सवाल कि आज की डेट में कोई बच्चा बिजनेस स्टडी करने अगर भारत का बहुत तेज दिमाग हो, सब हो, वो बाहर जाएगा तो उससे डिमोनेटाइजेशन पे सवाल पूछे जाएंगे, उससे जीएसटी पे सवाल पूछे जाएंगे। रिटर्न तरह के अगर एंट्रेंस हो, वहाँ एक बार वो ना भी पूछे जाएं तो उसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या है बताओ, और तब अगर उसने नहीं बताया तो उसके क्वालिफिकेशन के चांसेस कितने रहते हैं वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपदा में अवसर है। दुनिया के तमाम जो इस तरह की ख्वाहिशों वाले देश हैं जिनमें लोकतंत्र से ही लेकिन निकल कर ऐसे लोग आए हैं जो लोकतंत्र की धारा, जो अपने देश की दशा और दिशा बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो कोशिशें कर रहे हैं कि कोविड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके और इसमें अवसर बना लिया जाए। तो कोई फंड बना ले रहे हैं जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई कंट्री सर्विलांस के लिए इसको इस्तेमाल कर ले रही है, हमारी वाली भी शामिल है। आयुष क्या था, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेने पे सब कुछ बचाव हो जाना था, 2.5 लाख केसेस के ऊपर हो गए। अब तो कोई बता भी नहीं रहा है कि भैया 2.5 नहीं और भी हो गया शायद, मैंने अब तो ट्रैक करना छोड़ दिया है। अब आरोग्य सेतु पे कोई बात नहीं हो रही। वो बेसिकली प्राइवेसी ट्रैकर था, वो एंटी प्राइवेसी ऐप था। तो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इस कोशिश में शामिल हूँ या नहीं शामिल हूँ, मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि बी वेरी केयरफुल। व्हाट इज एट स्टेक इज नॉट ओनली पीपुल लाइक अस विद सम यूटोपिया, कि ये हम लोगों का कोई स्वप्न नहीं है कि भारत के लोकतंत्र का क्या होगा और भारत के उदात्त आइडिया का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द आइडिया ऑफ इंडिया। नो, वी आर बॉदर्ड अबाउट दैट, दैट्स ट्रू, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली कैजुअलिटी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिन्होंने जान की कीमत दे के भारत को आज़ादी दिलाई, उनके सपनों के भारत को तो खतरे होंगे ही, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो उसका जो आइडिया है पूरा, वो तो खतरे में है ही, लेकिन खतरे में आपके बच्चों का भविष्य भी है। खतरे में भारत की अब पूरी दुनिया में भारत के इकोनॉमिस्ट से लेकर के फिजिसिस्ट से लेकर के सोशियोलॉजिस्ट तक का जो एक जलवा था। आपने नहीं सुना होगा शायद अमिताभ बनर्जी का नाम, लेकिन हम सब लोग जानते थे। अमर सेन को तो खैर सभी जानते ही हैं। अब दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में, बड़े में आप चले जाइए, ऑक्सफोर्ड में, आपको वहाँ पे किसी में भी, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, प्रिंसटन हो, कैम्ब्रिज हो, कोई भी, आपको कम से कम 10 भारतीय प्रोफेसर तो मिल ही जाएंगे। और आई एम अंडर एस्टिमेटिंग। और ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो यहाँ पढ़ के गए थे। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को डेमोक्रेसी नहीं पढ़ाएंगे और फेडरलिज्म नहीं पढ़ाएंगे, तो अमेरिका जो प्रॉपर फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे देश का राष्ट्रपति बहुत सारे देशों में क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं कर सकता है। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने फांसी प्रतिबंधित कर रखी है। वहाँ पे वो बिना फेडरलिज्म पढ़े, बिना लोकल गवर्नेंस पढ़े, विल दीज चिल्ड्रन वुड बी एंड किड्स, बिकॉज अभी मैं 12वीं तक की बात कर रहा हूँ, आई डोंट कॉल अंडर ग्रेड्स किड्स, वो डिसाइड करें उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट क्या इनका फ्यूचर सेफ है? सोचिए, डी फॉर डेमोक्रेसी होता है, डी फॉर डिलीट भी होता है, लेकिन अगर डी फॉर डेमोक्रेसी डिलीट हो गया पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। सेकुलरिज्म डिलीट करवाने की चाहे जितनी ख्वाहिशें हों, याद रखिएगा कीमत सिटीजनशिप भी होती है, कीमत फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, कीमत लोकल गवर्नेंस भी होती है, और वो कीमत में जीएसटी छिपाई भी जाती है, डिमोनेटाइजेशन छिपाया भी जाता है। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे।
चीन 1962 फिर से रह ही गया, बट उसको देखता हूँ, कल परसों में करता हूँ, आराम से करता हूँ। सी यू ऑल। अगर ये बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फॉलो करें। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू।